द डीप डाइव के इस नए गहन अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, और थोड़ा चुभने वाला भी है। हाँ, चुभने वाला तो है। आज हम आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर चर्चा कर रहे हैं, विशेष रूप से साठोत्तरी कविता और उस दौर के सबसे प्रखर कवि सुदामा पांडे धूमिल के बारे में। और उनकी जो बहुत ही शक्तिशाली कविता है अकाल दर्शन, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। एकदम सही। और इस चर्चा के लिए हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत जुटाए हैं, जैसे कि देशबंधु कॉलेज का अध्ययन मॉड्यूल है, अपनी माटी पत्रिका में पीयूष राज का एक शोध आलेख है, और साथ ही दुनिया हिंदी में का साहित्यिक विश्लेषण और स्मिता हिंदी क्लासेस का वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी है हमारे पास। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक कवि ने मतलब अपनी कलम से पूरी व्यवस्था का ही पोस्टमार्टम कर डाला। बिल्कुल, एक ऐसा पोस्टमार्टम जिसकी रिपोर्ट आज भी उतनी ही सच है जितनी दशकों पहले थी। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी बीमारी के डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक साफ तस्वीर होती है ना? जैसे हड्डी टूट गई तो एक्सरे में साफ दिख जाता है। हाँ, डॉक्टर बस उंगली रखकर बता देता है कि भाई यहाँ हड्डी टूटी है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट मामला होता है। बिल्कुल, लेकिन जब हम समाज या राजनीति का एक्सरे करने जाते हैं, विशेषकर आज़ादी के बाद के विकास के मॉडल का, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे एक्सरे मशीन ही खराब हो गई हो। नहीं, सही कहा आपने। तस्वीर इतनी धुंधली होती है कि आप उंगली रखकर कह ही नहीं सकते कि असल खराबी कहाँ है। और आज हम साहित्य की उसी धुंधली गली में उतरने वाले हैं, क्योंकि जब हम साहित्य सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में वही चांद, तारे, प्रकृति और प्रेम आता है। हाँ, सुंदर और कोमल भावनाओं वाली कविताएं। लेकिन धूमिल की दुनिया में चांद तारे नहीं है, वहाँ भूख है, बेरोजगारी है और एक बहुत गहरा धोखा है। धोखा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो इस धोखे को थोड़ा खोलते हैं ना, क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब तो मतलब एक अलग ही उम्मीद थी हवा में, नई सुबह की बात हो रही थी। बिल्कुल, एक आम हिंदुस्तानी ने सोचा था कि अब सत्ता हमारी अपनी है तो हमारे लिए काम करेगी। तो फिर ऐसे क्या हुआ कि 1960 के दशक तक आते आते वो सारे सपने जमीनी हकीकत से टकराकर एकदम चूर चूर हो गए। देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए हमें उस दौर के मनोविज्ञान को देखना होगा। 1960 से 1967 के बीच ये आज़ादी का भ्रम बहुत बुरी तरह टूटा। अच्छा। हाँ, लोकतंत्र के नाम पर जो व्यवस्था खड़ी हुई उसमें मूल्यहीन राजनीति, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पूरी तरह हावी हो गया था। मतलब जिन लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया था वही खुद को हाशिए पर पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, विपक्ष तो लगभग गायब ही था ना। बिल्कुल, सत्ता एकदम एक तरफा चल रही थी, आम आदमी पूरी तरह से पिस रहा था। अगर मैं इसे एक रूपक से समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा था जैसे आपने किसी बहुत ही शानदार 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया हो। हाँ, और उम्मीद और के तो बहुत लजीज आने वाला है एकदम, लेकिन जब डिलीवरी आई तो डिब्बे में सिर्फ सूखी और बासी रोटी थी। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और ये जो बासी रोटी मिली ना, ये सिर्फ कवियों की कोई काव्यात्मक निराशा नहीं थी, ये सड़कों का सच था। मतलब सच में जमीनी हकीकत इतनी बदतर हो गई थी। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इसी दौर में तेलंगाना, श्रीकाकुलम और नक्सलबाड़ी जैसे जन आंदोलन हुए, जहाँ किसान और मजदूर अपने हकों के लिए खड़े हुए थे। और हमारी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उनकी बात सुनने के बजाय पुलिस और गोलियों से उनका बेहद हिंसक दमन किया। बाप रे, ये तो मतलब अपनों के ही खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली बात हो गई। इसी हिंसक दमन ने लेखकों को अंदर तक तोड़ दिया था। साठोत्तरी युवा कवि कैलाश वाजपेयी की एक पंक्ति है जो इस पूरे माहौल को बहुत अच्छे से पकड़ती है। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था कि सत्य शब्द अब अपना अर्थ पूरी तरह खो चुका है। इसका इस्तेमाल अब केवल तब होता है जब कोई अर्थी ले जाई जा रही हो। राम नाम सत्य है के रूप में। बिल्कुल, सत्य का अब जिंदगी से कोई लेना देना नहीं बचा था। कितना खौफनाक विचार है ये। और इसी दमघोटू माहौल के बीच सुदामा पांडे धूमिल की आवाज उठती है। उन्होंने 1972 में संसद से सड़क तक संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने इस मोहभंग और राजनीतिक खोखलेपन को एकदम सड़कों की भाषा में पेश किया। तो अब जब हमने इस धोखे वाले बैकग्राउंड को समझ लिया है, मुझे लगता है कि हमें उस कविता पर आना चाहिए जो आज के हमारे इस अध्ययन का केंद्र है, यानी अकाल दर्शन। हाँ, अकाल दर्शन। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये तो पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली का पर्दाफाश है। इस कविता की शुरुआत में ही धूमिल एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल पूछते हैं।
वो पूछते हैं, भूख कौन उपजाता है? जरा इस सवाल की बनावट देखिए। भूख कोई गेहूं या चावल की फसल तो है नहीं कि जिसे जमीन में बोया जाए। सही बात है। इसका मतलब है कि अकाल और भुखमरी सिर्फ बारिश न होने से नहीं आते। ये इंसानी व्यवस्था की पैदा की गई स्थितियां ज्यादा हैं। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। और इसके जवाब में जो दृश्य सामने आता है वो व्यवस्था की असली नीयत को नंगा कर देता है। हाँ, कविता में एक चालाक आदमी आता है ना, जो व्यवस्था का प्रतीक है। बिल्कुल। ये कोई बड़ा नेता या अफसर हो सकता है। जब उससे पूछा जाता है कि भूख का जिम्मेदार कौन है, तो वो शातिर तरीके से हंसने लगता है। और गलियों में बाढ़ की तरह फैले हुए कुपोषित बच्चों की तरफ इशारा कर देता है। हाँ, वो बिना बोले ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि गरीबी का कारण मेरी नीतियां या भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या है। सारा दोष सीधा जनता के माथे मढ़ दिया। लेकिन यहाँ रुककर मैं एक बात पूछना चाहूंगी, तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या बढ़ती जनसंख्या सच में एक समस्या नहीं है? देखिए, ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है। हाँ, मतलब संसाधनों पर दबाव तो पड़ता ही है ना। तो क्या धूमिल यहाँ जनसंख्या विस्फोट को सही ठहरा रहे हैं? नहीं, धूमिल जनसंख्या वृद्धि का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे दरअसल सत्ता के उस चालाक रवैये को बेनकाब कर रहे हैं जहां वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारा दोष आसानी से आम जनता पर डाल देती है। अच्छा, मतलब बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी अपनी नाकामियों से पल्ला झाड़ लेना? बिल्कुल। ये शासक वर्ग का एक प्रजातांत्रिक नुस्खा है। अपनी नाकामी को प्रकृति या नियति बताकर खुद साफ बच निकलना। समझ गई। और इसी पर धूमिल पलटवार करते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये बेकारी के दिनों की बरकत है। और उनकी वो मारक पंक्ति, पेड़ों पर बच्चे नहीं बल्कि इस व्यवस्था के अपराध फलते हैं। वाह, अपराध फलते हैं, ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अगर शासक इतने ही चालाक है और जनता सच में इतनी भूखी है, तो जनता विद्रोह क्यों नहीं करती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें सत्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दिमागी नियंत्रण की ओर ले जाता है, जिसे हम हेजमनी या वर्चस्व कहते हैं। हाँ, सत्ता जनता के अलगाव का फायदा उठाती है। वो लोगों को सहमति के निर्माण से काबू में रखती है। शोषित वर्ग को अपना शोषण सामान्य लगने लगता है। मतलब उन्हें लगता है कि यही तो दुनिया का नियम है। और यहाँ हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक टिप्पणियां भी दी गई हैं। बिल्कुल। स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि कविता में गांधी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए नहीं है। हाँ, वो नेहरू परिवार के शासन और वंशवाद के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और देखिए, मैं यहाँ सुनने वालों को एकदम स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम केवल उसी विश्लेषण को सामने रख रहे हैं जो इन शोध पत्रों में धूमिल की कविता के बारे में किया गया है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर हम बस जानकारी साझा कर रहे हैं। तो कवि आगे कहता है कि शासक समुदाय से अपनी खुराक वसूलता है। हाँ, कभी गाय से और कभी हाय से। ये बहुत प्रतीकात्मक है। स्रोतों के अनुसार गाय यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद या सांप्रदायिक विभाजन का प्रतीक है। और जो हाय है वो बाहरी या काल्पनिक खतरे का प्रतीक है, जैसे युद्ध का डर। तो मतलब डरे हुए लोगों को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है ना? बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो कोई भी व्यवस्था, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अपनी कमियों को छुपाने के लिए राष्ट्रवाद का एक अंधा आवरण ओढ़ा देती है, ताकि जो लोग भूख से मर रहे हैं वे भी व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाने को राष्ट्रद्रोह समझने लगें। एकदम सही। लोग इतने पस्त और तटस्थ हो गए हैं कि जिनका आधा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे ही इस जंगल रूपी व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। मतलब भेड़िए उन्हें नोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा जंगल कितना महान है। ये तो सच में डरावना है। और इन कड़वी सच्चाइयों को बताने के लिए धूमिल ने कोई पारंपरिक या सुंदर भाषा का प्रयोग नहीं किया। हाँ, मतलब उन्होंने साहित्य की उस कोमल भाषा को तोड़कर एक भदेस, ठेठ और सड़क की भाषा को अपनाया। बिल्कुल। कविता उनके लिए तितली के पंखों में पटाखा बांधना नहीं थी। अरे वाह, क्या उपमा है। धूमिल कहते हैं कि कविता तो शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। हलफनामा यानी एफिडेविट। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। धूमिल ने मतलब कविता को ड्राइंग रूम से निकालकर सीधे सड़क की धूल में ला खड़ा किया। इसे समझने के लिए उनकी मोचीराम कविता का उदाहरण बहुत सटीक है। जहाँ एक मोची के लिए कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं है। हाँ, मोचीराम कहता है कि हर आदमी सिर्फ एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। ये आम आदमी की बेबसी का कितना बड़ा प्रतीक है। सिस्टम के सामने हर इंसान की हैसियत सिर्फ एक टूटे हुए जूते जैसी है। धूमिल के अनुसार कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है,
वे इंसान के दर्द को सबसे ऊपर रखते हैं। तो क्या धूमिल को लगता था कि ये जनता कल ही सड़कों पर उतरकर क्रांति कर देगी? नहीं, यहाँ धूमिल बहुत यथार्थवादी थे। वे ख्याली पुलाव नहीं पका रहे थे। अच्छा। अकाल दर्शन के अंत में वे कहते हैं कि भारत के लोगों के लिए क्रांति किसी अबोध बच्चे के हाथों की खेलने की चीज जैसी है, जिसे जूजी कहते हैं। जी जी जी। मतलब एक खिलौना। हाँ। उनका मानना था कि जनता अभी इसके लिए मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। वे क्रांति को एक खिलौने की तरह देखते हैं। तो आज के इस पूरे अध्ययन को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि धूमिल की कविताएं भले ही दशकों पुरानी हों, लेकिन आज भी वे हमें आईना दिखाती हैं। बिल्कुल। भूख, बेरोजगारी और भड़काव के मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों हैं। और शासकों के वो जो प्रजातांत्रिक नुस्खे हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। अंत में मैं एक बहुत गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा, स्रोतों से धूमिल की एक पंक्ति का उल्लेख करते हुए। जी बताइए। धूमिल लिखते हैं, इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हमारे समाज में एकता केवल तभी आती है जब सरहदों पर युद्ध हो रहा हो, और दया केवल तब उमड़ती है जब कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा या अकाल आए, तो क्या शांति के समय में हम वास्तव में एक बटा हुआ और संवेदनहीन समाज है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक सच्चा लोकतंत्र बिना किसी संकट के लोगों को एकजुट नहीं रख सकता? बिल्कुल, यही वो सवाल है जो धूमिल हमसे आज भी पूछ रहे हैं। और इसी गहरे विचार के साथ कि हम शांति के समय में एक क्यों नहीं हो पाते, हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मंथन का विषय है। बिल्कुल, अपने आसपास की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। तो सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है, हम जिंदा हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।